कभी आप रात्रि के समय छत पे गए होंगे। आपके अंदर कभी न कभी विचार आया होगा आकाश को देखते हुए कि आकाश में टिमटिमाते हुए तारे कैसे बने होंगे। आकाश का अंत होगा कभी। आकाश का लास्ट छोड़ क्या होगा। जिस पर मनुष्य रह रहा है, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ होगा, पृथ्वी कैसे बनी होगी, सूर्य कैसे बना होगा, ये ब्रह्मांड कैसे बना होगा। आइए इस अध्याय के माध्यम से आपको बता दें। जय हिंद। मैं आपका साथी है अनिल। आप सबका स्वागत करता हूं अपने इंस्टीट्यूट वसुधैव कुटुंबकम में। आज की टॉपिक है मैपोलॉजी, मानचित्र विज्ञान। मानचित्र विज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है। एसएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीएससी, ऑल स्टेट पीएससी हो, क्यों भूमिका निभाती है? बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। चाहे आप पॉलिटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, चाहे जियोग्राफी पढ़ रहे हो, ये ऑल सब्जेक्ट में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सही डायरेक्शन नहीं पता रहेगा तो किसी चीज को याद करने में बहुत डिफिकल्ट होगी। जैसे अगर आप बोलोगे कि नहीं, भारत की किस डायरेक्शन में, किस दिशा में चाइना है, किस दिशा में आपको डायरेक्शन में देखने को मिलेगी कि यूएसए है। अब भारत के किस बंदरगाह से व्यापार होता है अधिक, भारत में किस भूमि पर ज्यादा होती व्यापार, किस देश से व्यापार किस साइड होती है। अगर आप सही लोकेशन याद कर रहे हो तो डायरेक्ट आपको याद करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे आप समझने की कोशिश कीजिए, घर का एक एक चीज, आपको घर का एक एक सदस्य आपको पता होगा कि कहीं पे क्या चीज रखा हुआ है, तो उसे याद करने में बहुत इजी नहीं होगी। यदि आपका मित्र आपके घर जाता है, उसे वो डायरेक्शन नहीं याद रहती है, तो उसे कभी भी वो चीज नहीं याद हो सकती है कि वो सामान कहाँ पे था। बाय द वे, अगर आपको कोशिश करो कि आपका बुक आपके घर में थर्ड रूम में रखा हुआ है और थर्ड रूम कहाँ है, आपको डायरेक्शन आपके मित्र को नहीं पता रहेगा, तो डायरेक्शन उसे याद नहीं रहेगा कौन सी बुक कहाँ पे है, किस डायरेक्शन में है। ये चीजें घर की जरूरत है, डायरेक्शन। इसी तरह हमें बहुत इंपॉर्टेंट पड़ती है कि मैपोलॉजी किसी भी पढ़ाई के लिए 75% इजी बना देता है मैपोलॉजी के द्वारा पढ़ने पर। यह ऑल सब्जेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है। मैपोलॉजी में हम मानचित्र में पढ़ेंगे पॉलिटिकल, जियोग्राफिकल और हिस्ट्री, इकोनॉमिकल। हम सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे माया सभ्यता, मैक्सिको में कैसे उत्पन्न माया सभ्यता, माया सभ्यता में क्यों उत्पन्न हुआ, मैक्सिको में क्यों उत्पन्न होगा माया सभ्यता, ये चीज के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिटिकल पढ़ेंगे, हम थोड़ी थोड़ी जानेंगे, इकोनॉमिकल जानने की कोशिश करेंगे। ऑल सब्जेक्ट का मिश्रण करेंगे, कुछ हम संक्षेप में जानने की कोशिश करेंगे। इस सब्जेक्ट मैपोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए चलते, मैपोलॉजी से पहले हम जियोग्राफी को देखने की कोशिश करते हैं। जियोग्राफी है क्या? जियोग्राफी से ही जुड़ी चीज है, क्योंकि जियोग्राफी की ही शाखा कहलाती है। आइए समझते हैं भूगोल होता क्या है। जैसे जियोग्राफी, व्हाट इज द जियोग्राफी? आपने कभी देखा होगा जियोग्राफी क्या हुआ है, तो भूगोल किसे कहते हैं? आपके अंदर विचार चल रहा होगा कि आपको भूगोल किसे कहते हैं, जियोग्राफी क्या करते हैं, व्हाट इज द जियोग्राफी? तो हम बोलते हैं किसे, पृथ्वी की भौतिक विशेषता और मानवीय गतिविधियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है? हमारा जियोग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। भूगोल किसे कहते हैं? बोलता है पृथ्वी का अध्ययन करना, भूगोल कहलाता है। और मानवीय गतिविधियां, जैसे मानव का संसाधन देखना, मानव की ऐतिहासिक चीज जानना, उसी के अध्ययन को हम क्या करते हैं? भूगोल करते हैं। भौतिक विशेषता, भौतिक विशेषता जिसका रंग कभी चेंज ना हो जाए, पर्वत, पठार, नदियां का अध्ययन करना, ज्वालामुखी का अध्ययन करना, उसी का बोलते हैं हम भूगोल बोलते हैं। इसमें डाउट नहीं होना चाहिए भूगोल क्या होना चाहिए, ये चीज है। जैसे इस पे होने वाली गतिविधि, ये ग्लोबल है, ग्लोबल पे होने वाली, जैसे आपको अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, रसिया हो गया, उस पे होने वाली ज्वालामुखी के बारे में, नदियों के बारे में, पर्वतों के बारे में, ये समुद्र के बारे में, जितनी आपको नीले नीले दिखे समुद्र के बारे में अध्ययन करने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो सब्जेक्ट में रखा जाता है, उसे हम भूगोल कहते हैं। और मानव जिस पे निवास करता है, मानव उसका यहाँ से यहाँ जाना, गति करना, उसका भी अध्ययन करना भूगोल के अंतर्गत आता है। तो कहने का तात्पर्य है कि पृथ्वी का अध्ययन करना, भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करना और हमारा मानव की गतिविधियों का अध्ययन करना ही हमारा क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो वर्ड से मिलकर बना है। ये देखिए हमारा कौन सा, एक हमारा
जियो एक हमारा ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, अर्थ, और ग्राफी का अर्थ होता है अध्ययन करना। क्या होता है? अध्ययन करना। पृथ्वी का अध्ययन करना ही हमें क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। और जियोग्राफी, आपके अंदर विचार होगा कि जियोग्राफी शब्द किसने दिया। मैं इस क्लास को लॉजिकल बनाना चाहता हूं, तर्क संगत बनाना चाहता हूं, क्योंकि आपको अच्छी तरह से समझ आए, आपको आसानी हो, आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ये चीजें। आइए जानिए, हमें बोलते हैं जियोग्राफिक वर्ड किसने दिया। जियोग्राफी वर्ड देखने के 276 बीसी में देखने को मिलेगा, ईसा पूर्व में देखने को मिलेगा। तो आपको ये एक साइंटिस्ट देखने को मिलेंगे, आपको कौन सा भूगवेता देखने को मिलेंगे, एरोटोस्थिनीज। इनका नाम था एरोटोस्थिनीज, जिसने क्या किया, नाम दिया क्या, जियोग्राफी वर्ड। जियोग्राफी को बताया कि जियो का अर्थ होता है पृथ्वी, और हमारा आपका ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना, ये चीजें। अब भूगोल के फादर क्या कहलाते हैं? फादर का मतलब होता है उसको देने वाले। जियोग्राफी को किसने दिया, ज्यादा उसमें तर्क किसने दिया, लिखा किसने, अपना मत किसने दिया, ये चीजें। तो उन्होंने बोलते हैं हेकेटियस। हेकेटियस को फादर ऑफ जियोग्राफी माना जाता है। ध्यान से देखिए, फादर ऑफ जियोग्राफी किसे बोला जाता है? हेकेटियस को बोला जाता है। इन्होंने कब बोला? 580 बीसी में दिया। कब दिया? 580 बीसी में दिया। ये चीजें ध्यान से देखिए, 580 बीसी में दिया, ये चीजें 580 बीसी में दिया, ये चीजें ईसा पूर्व में दिया। इन्होंने एक बुक लिखा, ध्यान देखिए, हेकेटियस के द्वारा एक बुक लिखा गया जिसमें बोला गया था पीरियोडस जेस। पीरियोडस जेस बुक लिखी गई, किसके द्वारा? हेकेटियस के द्वारा लिखी गई। हेकेटियस ने क्या किया, एक बुक लिखा जिसमें बोला, पृथ्वी का वर्णन किया, उसने वर्णन किया पृथ्वी को, बताया। अब बताया कि पृथ्वी दो भागों में विभक्त है, दो महाद्वीप है इसमें। एक हमारा ये बताया कि यूरोपा है, दूसरा हमारा एशिया अफ्रीका है। और ये, अब ध्यान देखिए, इसी के माध्यम से बोला कि इन्होंने बोला कि ये अब हो गया, अर्थ हो गया, इसी के यहाँ पे क्या हमारा दो है, ये क्या हमारा यूरोपिया, यहाँ पे एशिया और अफ्रीका। इसी के किनारे किनारे जो ये महाद्वीप के किनारे किनारे जो हो क्या है, हमारा ओशियन है, महासागर है। उन्होंने ये तर्क दिया। लेकिन आज हमें देखने को मिलता है, आपको 5 महासागर देखने को मिलती है, 7 महाद्वीप देखने को मिलती है, अलग अलग डायरेक्शन में, अलग अलग तरीके से देखने मिलती है। उसे जानिए, ये चीज जानने के लिए कि हमारे महाद्वीप में ये प्लेट कैसे बनी, कंट्री कैसे बना, देश कैसे बना, इसी चीज को हम मेपोलॉजी के अंतर्गत रखे गए हैं, ये चीज जानिए। अब देखिए, ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, भूगोल की शाखा कितनी होती है, ये चीज जानना जरूरी है, क्योंकि अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग तरीके की होती हैं। जैसे डॉक्टर कितने तरीके का होता है, तो जियोग्राफी कितने तरीके की शाखाएं होती हैं, बांटा गया है, क्योंकि अलग अलग भूवेताओं ने अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश किया, अध्ययन करने की कोशिश किया। तो कुछ भूवेताओं में एक 10 टॉपिक पढ़ना पड़ेगा आपको। ये टॉपिक अगर आप जानोगे तो बहुत ज्यादा आपको ईजी होगी आप पढ़ने में, अध्ययन करने में, और मेंस लिखने में। बहुत, ये क्लास चल रही है मेंस प्लस प्री प्लस इंटरव्यू की तैयारी के लिए, चाहे एसएससी हो, चाहे आपको स्टेट पीएससी हो, चाहे यूपीएससी हो, ये चीजें हम देखेंगे। ब्रांच ऑफ द जियोग्राफी, ब्रांच ऑफ जियोग्राफी दो तरह की बांटी गई है। एक बांटा गया फिजिकल जियोग्राफी, एक बांटा गया ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी को हम बोलते हैं भौतिक भूगोल, और हमें बोलते हैं मानविक भूगोल। हम देखें मानविक भूगोल के बारे में क्या अध्ययन करेंगे, हम दो चीज बोले, ये चीजें भौतिक विशेषताओं का अध्ययन करना, मानविक गतिविधियों का अध्ययन करना। भौतिक के बारे में अध्ययन करना मतलब जियोग्राफी की 2 शाखा है, ये चीज है भौतिक, एक मानविक। तो मानविक के रूप में हम देखेंगे अध्ययन क्या किया जाता है, भौतिक के बारे में अध्ययन क्या किया जाता है, ये चीज देखिए ध्यान से। आप देखिए ध्यान से क्या हो जाता है, भौतिक में क्या किया जाता है, ये चीज मानचित्र का विज्ञान, मानचित्र विज्ञान, क्योंकि दोनों में अध्ययन किया जाता है, ये चीज ध्यान की कोशिश कीजिए। मानचित्र का विज्ञान दोनों चीज में याद किया जाता है, ये चीजें जिसे मैपोलॉजी बोलते हैं, मैपोलॉजी बोलते हैं। खगोलीय भूगोल, खगोलीय भूगोल में हम क्या अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड कैसे बना, नेबुला कैसे बना, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बनी, हमारी आकाश गंगा कैसे बनी, ठीक है। और हम क्या करते हैं, इसके रूप में देखने अध्ययन करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बोलते हैं, जियोग्राफी बोलते हैं। आप देखो भूविज्ञान, भूविज्ञान हम क्या करते हैं, जिसे हम बोलते हैं जियोलॉजी, जियोग्राफी। जियोग्राफी में हम भूविज्ञान का अध्ययन करते हैं। आपको समझिए, जियोलॉजी में हम पढ़ेंगे पृथ्वी के अंतर्गत
भू भू मतलब भूमि में अंतर्गत होने वाले क्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। मिट्टी कैसे बनी है, चट्टान अंदर क्या, खनिज कितने तरह के होते हैं, लावा कैसी है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं हम। किसमें? जियोलॉजी में करते हैं अध्ययन। क्या करते हैं? जियोलॉजी में अध्ययन करते हैं। ये चीजें ध्यान देखिए। ये चीजें, चलिए देरी नहीं करते हुए आगे चलते हैं। अब हमारा देखते हैं असल आकृति, टोपोग्राफी। टोपोग्राफी में देखते हैं कि असल आकृति पृथ्वी की सतह के ऊपर जितनी हमारी भौतिक विशेषता है, जैसे नदियां, समुद्र, पर्वत, पठार, ग्लेशियर, उस चीज का अध्ययन करना ही हमें क्या किया जाता है, बोला जाता है, आपको टोपोग्राफी में रखा जाता है। इसका अध्ययन करना टोपोग्राफी के अंदर आता है। ज्योतिष भूगोल। अब ज्योतिष भूगोल में हमें एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं इसमें, हम अध्ययन करते हैं इसमें कि हम सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य ग्रहण, चंद्रमा ग्रहण, आप आपको 89 हमको तारामंडल के बारे में अध्ययन करते हैं हम, और आपको बोलता है 27 हम नक्षत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। सोलर सिस्टम के बारे में, ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं, जैसे सूर्य हो गया हमारा, ये चीजें इतना हमारा 8 ग्रहों के बारे में अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, ग्रह कैसे लगती है, नक्षत्र क्या होती है, तारामंडल की अध्ययन क्या होती है। ये आप इतना टॉपिक शाखाओं को देख के डरिए नहीं, क्योंकि इसमें दो दो आपको कम 10-10 टॉपिक है, बस 10-10 टॉपिक, कहीं कहीं दो दो टॉपिक पढ़ने पड़ेगा, 2 चैप्टर, कहीं 3 चैप्टर। जैसे आपको मानचित्र में ज्यादा नहीं, खगोलीय में पड़ेगा आपको 2 चैप्टर 3 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। भू विज्ञान में कम से कम 4-5 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा मिनिमम, ये चीज के चैप्टर होगी, क्योंकि ये आप मेंस के लिए, पीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, या स्टेट पीएससी हो या एसएससी के लिए में आपको निखरेगी, ये चीज देखने को मिलेगी। आगे चल दिए जल विज्ञान। जल विज्ञान में हाइड्रोलॉजी। हाइड्रोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोलॉजी में हम पढ़ते हैं जल के अंतर्गत क्या होती है, जल कैसे बनता है, जल में होने वाली जितनी क्रिया है, मछलियां, उनके बारे में अध्ययन करते हैं। अब बोलते हैं जैव भूगोल। जैव भूगोल में बायो आपको जियोग्राफी में पढ़ते हैं, हम वनस्पतियों के बारे में पढ़ते हैं, और जंगल में रहने वाले जितने जानवर के बारे में अध्ययन करते हैं, इसे बोलते हैं बायो जियोग्राफी। तो जियोग्राफी, भूगोलिक जियोग्राफी हम पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। एस्ट्रोनॉमिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं, जियोलॉजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं, टोपोग्राफी जियोग्राफी पढ़ते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं, हाइड्रोलॉजिकल जियोग्राफी पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं बायो जियोग्राफी पढ़ते हैं। इसमें 5-5 3-3 टॉपिक पढ़ते हैं, ये चीजें। आइए ध्यान से देखिए कि ज्यादा टॉपिक नहीं है, क्योंकि आप देखने की ये अलग से बांटा गया है। कहीं कहीं आपको 3 चैप्टर देखने को मिलेगा, यहाँ पे कहीं 5 चैप्टर देखने को मिलेगी, यहाँ पे 2 चैप्टर देखने को मिलेगा, इस तरह की। अब देखो मानविक भूगोल, ह्यूमन्स जियोग्राफी में क्या देखने पड़ती है, हमें ऐतिहासिक भूगोल देखने को मिलता है। ऐतिहासिक भूगोल, हिस्टोरिकल जियोग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। जियोग्राफी में हम उसमें पढ़ते हैं कि सभ्यता से नगरीकरण में मानव कैसे कन्वर्ट हुआ, बस्तियों में कैसे आया, बस्तियों में कैसे आया, कृषि कैसे हुई, इसमें हम क्या करते हैं, ऐतिहासिक भूगोल में अध्ययन करते हैं। मानविक में हमारे राजनीतिक भूगोल में क्या करते हैं, हम एक देश से दूसरे देश से व्यापार कैसे किए, कैसे हमारा ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट रहा, भूगोल कैसे जुड़े, भूगोल की वजह से हम पाकिस्तान में और नेपाल में किस तरह हमारी सीमा से वजह से आपको ट्रांसपोर्ट इंपोर्ट हुआ, ये चीज की देखने मिलती है। हाँ, सांस्कृतिक भूगोल, हम देखो संस्कृति भूगोल, कल्चर भूगोल में, कल्चर भूगोल में हम देखते हैं कि आपको रीति रिवाज, परंपराओं के अध्ययन करते हैं हम, कि नहीं हमारे भारत में किस तरह परंपरा थी, और जियोग्राफिकल परंपरा अलग अलग जगह अलग अलग तरीके की होती है। आप अभी कई किसी जगह हो गए, कोई भी कल्चर होगा, या हिंदू हो गया, ईसाई हो गया, सिख हो गए, या आपको इस्लाम होगा, कोई धर्म होगा, अलग अलग कल्चर अलग अलग तरीके का होगा। जैसे आपको हिंदुस्तान के आपको हिंदू का कल्चर अलग होगा, तो आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं का कल्चर थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी। खान, जियोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट करता है किसी के कल्चर पर, ध्यान दीजिए, कल्चर पे ही प्रभाव पड़ता है। आप देखिए, ध्यान से देखिए, आपको कभी भी देखने को मिलेगा, जैसे हम हिंदू धर्म में देखो कल्चर के, इंडियन कल्चर, हिंदू कल्चरों में देखने को मिलेगा आपको कि मंदिरों में बहुत सारे चीज चढ़ाया जाता है, जो पाया जाता है। लेकिन साउथ में भी देखने को मिलेगी अलग कल्चर, थोड़ी सी अलग देखने को मिलेगी आपको, नॉर्थ में अलग देखने को मिलेगी, आज आपको ईस्ट में अलग देखने को मिल जाएगी, आपको पूर्वोत्तर में भी बहुत सारी चीज देखने को मिलेगी। जो हिंदू है अमेरिका में, वहाँ कल्चर अलग देखने को मिलेगी, या आपको ये जैसे ईसाइयों को अलग देखने को मिल जाएगा। आप मान लो इस्लाम देख लो, इंडियन इस्लाम के देख लो, मुस्लिमों को देख लो, आप देखो अरबी मुस्लिमों को देख लो,
अरबी जिस तरह उन रोटी खाते हैं, उस तरह चढ़ावा देते हैं, उस तरह बांटते हैं, वो अलग कल्चर देखने की मिलती है। ये चीज थोड़ी थोड़ी जियोग्राफिकल बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ये चीज ध्यान दीजिए। अब ध्यान दीजिए, सामाजिक भूगोल, सोशोलॉजी में बोले समाज का वर्ग कैसा था, समाज कैसा था, जैसे हम समाज में देखते हैं तो जियोग्राफी की वजह से वर्ग कैसे बैठी हुई थी, ये चीजें। आर्थिक भूगोल, इकोनॉमिक भूगोल में बंदरगाह क्या थे हमारा, ट्रांसपोर्ट कैसे होता था, आता था, निर्यात कैसे होता था, समुद्र मार्ग से कैसे जाते थे, कौन सा मार्ग कैसे निकलना पड़ता था, ये चीज हम देखेंगे। जनसंख्या भूगोल में देखो, पॉपुलेशन भूगोल हमें जानना जरूरत है, किस क्षेत्र में भूगोल पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ती है। जहां पे समझ लो कि मैदानी क्षेत्र है, जहां आपको पानी क्षेत्र है, जैसे पानी का मतलब नदियां ज्यादा है, तो वहां पे पॉपुलेशन ऑटोमेटिक बढ़ेगी, क्योंकि जहां ज्यादा सुविधा उपलब्ध होती है जनसंख्या वहीं ग्रोथ करती है। मुंबई में सुविधा ज्यादा उपलब्ध होती है। आपको उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या है, लगभग आज आपको वर्तमान देखोगे 23 करोड़ जनसंख्या वहां पे देखने को मिलती है, ये चीजें। तो वहां पे क्यों है, क्योंकि वहां पे बहुत सारी नदियां हैं, अब मैदानी क्षेत्र के कारण वहां पे उपजाऊ भूमि है, इसके वजह से क्या होता है वहां पे खेती होती है, ये चीजें हमें देखने को मिलेगा। अब अधिवास भूगोल देखो तो, सेटलमेंट भूगोल जियोग्राफी देखो तो ग्रामीण में क्या होती है, नगरी में कैसे होती है, ग्रामीण लोग नगरी की तरफ कैसे हो जाते हैं कन्वेंट, ये चीजें अधिवास, ये चीजें निवास कैसे करते हैं, ये चीजें। तो हमने क्या किया, देखा जियोग्राफी के दो शाखा है, देखा हमने, देखा ब्रांच, देखा भौतिक भूगोल, देखा मानवीय भूगोल, देखा इतिहास, देखा उसमें हमने राजनीतिक देखा, संस्कृति देखा, सामाजिक देखा, आर्थिक देखा, जनसंख्या देखा, आदिवासी देखा, ये इस तरह का हम देखेंगे। ये भी थोड़ी थोड़ी लिटिल लिटिल एक एक दो दो चैप्टर के बारे में पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक लग रही है लंबी से, ये चीज है। आगे चलते हम जो मेन टॉपिक है मेपोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देखो मेपोलॉजी, मानचित्र होता क्या, ध्यान दीजिए, 2D और 3D, आपको किसी आकृति को 3D में बना सकते हैं या 2D में बना सकते हैं, जिसमें देखो लंबाई चौड़ा हो तो हम क्या बोलते हैं, द्विविमीय। अगर जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो, जैसे ये क्या 3D मॉडल है, ये ध्यान दीजिए, त्रिविमीय है। आप देखिए लंबाई चौड़ाई है इसके, 2D मॉडल है, ये ध्यान से देखिए। देखो मैपोलॉजी में देखो, मानचित्र क्या होता है, मैप क्या होती है, किसी चौरस सतह पर सही मान पैमाने के अनुसार निरूपित करना। चौरस मतलब 4 कोने वाले सतह पर पेपर पे निरूपित कर देना, क्या किसी सही डायरेक्शन का, सही मार्ग का निरूपण करना, उसी को हम क्या बोलते हैं हम मानचित्र बोलते हैं। मानचित्र का पहला रूप किसने दिया था, मानचित्र का पहला रूप दिया था, पहला किसने बनाया था मानचित्र, जिसे बोलते हैं एनाक्सीमेंडर ने दिया। एनाक्सीमेंडर 550 बीसी में दिया था, पहला दिया था। ये देखिए आपको देखने मिलेगी इस तरह का मैप, ये मैप देखिए किसने दिया था, आपको देखने मिलेगी ये चीज के परिवर्तन करके तीनों ने दिया। एनाक्सीमेंडर ने दिया था 550। दूसरी किसने दिया था हमें, ठीक ना, टॉलमिन दिया था। टॉलमिन को जानते हो कि बहुत बड़े भूवेता के रूप में जाना जाता है, ये चीज टॉलमी के बारे में देखोगे। टॉलमी ने क्या किया, पृथ्वी के सिद्धांत को भी बताया, पृथ्वी कैसे बनी है, इस चीज के आगे जाके पढ़ेंगे हम, जब हम जियोग्राफी पढ़ेंगे ये चीजें। हम मानचित्र पढ़ रहे हैं, मानचित्र क्लास है। आप मानचित्र का आकार क्या, द्विविमीय त्रिविमीय होती है। भारत में जेम्स रेनेल 18वीं शताब्दी में उन्होंने क्या दिया हमारा, जेम्स रेनेल्स ने द्वारा दिया गया था। 18th सेंचुरी में देखने को मिलती है हमें क्या दिया, भारत के मैप, जो भारत का आज हमें देखने को मिलता है मैप इस तरह देखने, ऐसा नहीं है कि मैप पहले नहीं आया, आप देखोगे मिलेंगे तो आप श्री भागवत में लिखा हुआ है क्या अनुसार मिलता है, जम्बू द्वीपे भारत नगरे आर्यवर्ते, इस रूप में देखने को मिलती है, हिंदू धर्म में भी देखने को मिलती है, लेकिन मुख्य रूप से लोकेशन सही डायरेक्शन के रूप में तो 18th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है, जेम्स रेनेल्स देखने द्वारा मिलती है, ये चीज होता है। आगे चलते हैं, आइए अब देखते हैं मैप के टाइप होता है, मैप कितने तरह के होते हैं। आपने कभी सोचा होगा मैप कितने तरह के होते हैं, ये चीज अब सबको मैप पढ़ने से पहले आपको एटलस होना चाहिए, या स्कूल एटलस होना चाहिए आपके पास, या दूसरी एटलस होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट एटलस होनी चाहिए। इस तरह की मैप होती है, एक डायरेक्शन होती है, मानचित्र के बारे में डायरेक्शन होती है, ये चीज पढ़ने के लिए होती है। आप देखेंगे तो ये चीज होता है, ये चीज बहुत ज्यादा। मानचित्र क्या होता है, तो चौरस सतह पर निरूपित करना, सही पैमाने द्वारा निरूपित करना, उसी कहते हैं मानचित्र बोलते हैं। मानचित्र के द्वारा बहुत सारे सब्जेक्ट आपको इजी पड़ जाएंगे,
डायरेक्शन पड़ जाएंगे, समझने में बहुत इजी पड़ेगा, जिससे आपकी पढ़ाई 75% बहुत इजी हो जाएगी। आप इस क्लास को बहुत ज्यादा देखिएगा। ये चीजें आगे चलते हैं। ये चीजें हमारा क्या है कि टाइप ऑफ मेपोलॉजी, मेपोलॉजी के तरीके कितने होते हैं, टाइप कितने होते हैं, ये देखिए हमारा बोलता है भौतिक मेपोलॉजी। भौतिक मेपोलॉजी क्या होती है, ये चीज देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये इस साइड की है हमारा पॉलिटिकल मैप है, ये इस तरह का हमारा फिजिकल मैप है। फिजिकल मैप में क्या होता है, हमें ध्यान से देखिए, पर्वत, नदी, पठार को दर्शाया जाता है। जैसे हमें बोलते हैं भौतिक, फिजिकल मैप में क्या होता है, ये चीज को देखने को मिलती है। हमें ध्यान से देखिए, फिजिकल में क्या देखने को मिलती है। अब देखो पहाड़, पर्वत, ठीक ना, पर्वत और पठार, ठीक ना, इसको हम किस तरह में देखते हैं, ये देखते हैं भूरा सफेद रंग में। ये देखिए, आप देखिए पर्वत, पठार आपको देखना, पहाड़ देखने को मिलती है भूरा और सफेद रंग। सफेद में ग्लेशियर देखिए, पर्वत देखने को मिलती है, ये चीज देखने को मिली है। आइए समझ आपको। आप देखो भूरा, ठीक ना, ब्राउन कलर का देखने को मिलेगी, ये चीज के हमारे पर्वत है। ये लोकेशन आपको दिख रही है। आपको डायरेक्शन इसमें भी देखिएगा तो इस साइड देखने को मिलेगी, हिमाचल है, हिमाचल के साइड देखने को मिलेगा स्टेट में। इधर देखिए हिमालय पर्वत को देखने को मिलेगा, पंजाब साइड भी देखने को मिलेगी ये चीजें। और आपको देखने को मिलेगी अब मैदानी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र को देखने को मिलेगा आपको, देखिए इस साइड मैदानी क्षेत्र, ये सब मैदानी क्षेत्र। तो मैदानी किस तरह की दिख रही है आपको, ग्रीन कलर की, तो मतलब पर्वत, पठार भूरा और या सफेद दिखेगी। अब मैदान किस तरह दिखेगी, हरा दिखेगी। झील, नदिया, सागर किस तरह दिखेगी। झील, नदिया, सागर का मतलब है, ध्यान से देखिएगा, झील, नदिया, सागर का मतलब इतना ध्यान से देखिए। ये आपको नदी नीली कलर की दिखेगी, ये देखिए आप सिंधु नदी निकलती हुई दिखती है, दिखेगी आपको इस तरह का नीली कलर की दिखेगी। आप क्या करेंगे, नीला दिखेगा। तो कहने का मतलब है आपको सही डायरेक्शन में, अगर भारत का मैप देख रहे हैं, अगर ब्राउन दिख रही है आपको, ब्राउन मतलब पर्वत आप समझ जाइए, पठार समझ जाइए, आपको समझ जाइए पहाड़ समझ जाइए। या सफेद दिख रही है, सफेद मतलब ज्यादा ऊंचा होने के बाद वहां पे क्या होता है, ग्लेशियर जम जाती है, बर्फ जम जाता है, इसी वजह से सफेद दर्शाया जाता है। यदि किसी मैप में आपको हरा दर्शाया गया है तो उसका मतलब मैदानी क्षेत्र है, समतल भूमि है, ठीक है ना। ये चीज यदि आपको दर्शाया जाता है, ऊपर दर्शाया जाता है कि नीली कलर की कोई रेखा जा रही है, उसे दर्शाया जाता है किस रूप में, डायरेक्शन बनाया जाता है आपको नदियों के बारे में, झील, नदी और सागर के बारे में बताया जाता है। ये चीजें जैसे अब नीला कलर है आपको देखो समुद्र के बारे में, ये चीजें ध्यान देखिए, ये नीला किस समुद्र के बारे में डायरेक्शन बताई जाती है, ये चीजें ध्यान देखिए। चलिए आगे चलते हैं। अब देखो राजनीतिक मैप, राजनीतिक मैप क्या होती है, ध्यान देखिए, राजनीति मैप इस तरह की मैप होती है। ये राज्य को दर्शाया जाता है, राज्य की सीमा को दर्शाया जाता है। क्या करता है, राज्य और राज्य की सीमा को दर्शाया जाता है, ये देखिए डायरेक्शन। और राजधानी को दर्शाया जाता है, क्या राजधानी दर्शाया जाता है, और क्या डिस्ट्रिक्ट को दर्शाया जाता है, इस तरह होती है। ये ध्यान दीजिए, राजनीतिक मैप में राष्ट्रों और राज्यों की सीमा दर्शाई जाती है, राजधानी, नगर, सड़क, रेलवे बनाई जाती है। इस डायरेक्शन मिलेगी, रेलवे बनाई जाएगी, ठीक है, ये चीज किया जाएगा। जैसे आपको ध्यान देखिए, देखिए आप देखिए राष्ट्रीय सीमा इस तरह बनाई जाएगी, ध्यान देखिए, राष्ट्रीय सीमा इस तरह बनाई जाएगी। अब को ध्यान देखिए, बड़े बड़े डायरेक्शन में, लेकिन आपको ये हो राष्ट्रीय सीमा। अब ध्यान देखिए, ये किनारे बॉर्डर देखिए तो आपको देखने मिलेगी राष्ट्रीय सीमा देखने मिलेगी। ये देखिए आज बीच में देखने मिलेगा सेंटर, या मध्य प्रदेश के देखिए या उत्तर प्रदेश देखिए तो थोड़ी थोड़ी डॉट डॉट में मिलेगी आपको, ये छोटी छोटी मिलेगी। ये चीजें ध्यान दीजिए, ये छोटे छोटे शब्द में मिलेगी। इस तरीके से राज्य को दर्शाया जाता है, राज्य की सीमा को दर्शाया जाता है। राष्ट्र में थोड़ी बड़ी बड़ी डायरेक्शन होती है। अब देखो हमारा सड़क क्या दर्शाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाता है। रेल को कैसे दर्शाया जाता है, ऐसे दर्शाया जाती है, ध्यान देखिए, रेल होती है। अब ध्यान दीजिए, आपको नगर को दर्शाया जाता है, बिंदु का आधार में दर्शाया जाता है। ये चीजें ध्यान दीजिए, अलग अलग मैप अलग अलग नहीं हो सकता, इसी तरह डायरेक्शन होती है। ये चीज ध्यान दीजिए, मैप को पढ़ने अध्ययन करने के तरीके आपको समझाया जा रहा है। ये चीजें ऐतिहासिक हिस्टोरिकल जानने से के लिए आपको सबसे पहले जानिए हिस्टोरिकल कैसे किया जाता है। हिस्टोरिकल, आप देखो हिस्ट्री को जानने के लिए इस तरह का मैप होते हैं। अब देखो यहाँ सिंधु सभ्यता हो गया, सिंधु सभ्यता वैदिक काल हो गया, उसके बाद मौर्य काल हो गया, महाजनपद हो गया, मौर्य काल हो गया, गुप्त काल हो गया, शुंग वंश हो गया, इस तरह की वंश हो गया। आपको मिलेगा शुंग वंश हो गया, आपको
दिल्ली सल्तनत हो गई, दिल्ली सल्तनत के बारे में हो गए, मैप के द्वारा बताया जाएगा। दिल्ली सल्तनत हो गई आपको, अब मुगल काल हो गया, इस तरह का मिलेगा। विजयनगर साम्राज्य हो गया। इस तरह के साम्राज्य आपको देखने की मिलती है कि ये पॉलिटिकल पॉलिटिकल देखने की मिलती है कि कौन सा क्षेत्र क्या था। ब्रिटिश, जैसे ब्रिटिश एम्पायर देखने की जरूरत है। अगर ब्रिटिश एम्पायर को, अगर ब्रिटिश, आपको देखो ब्रिटिश एम्पायर को बिना आपको मैप से पढ़ रहे हो तो आप भूल जाओगे कि 10 दिन बाद आपके ब्रेन से रिमूव हो जाएगी। ये चीज ऐसा नहीं है, आइए समझिए। उसके बाद हम कर देंगे आर्थिक, ठीक है। आर्थिक रूप में हम देखने की कोशिश करेंगे, देखते हैं, हम अध्ययन करते हैं आर्थिक रूप। ये देखिए, आर्थिक रूप से देखने को मिलता है हमें व्यापार, बंदरगाह, खनिज देखने को मिलती है। ये देखिए खनिज डॉट डॉट करके मिलेगी आपको, खनिज की मिलेगी। जिस तरह खनिज होगी, जैसे धात्विक खनिज देखने को मिलेगी हमें, धात्विक कृषि देखने को मिलेगी। ये क्या हमारे देखने को मिलेगा, खनिज ईंधन देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्शन बनाई जाती है, कहीं कहीं प्लस, कहीं कहीं डॉट से बनाई जाती है, अपने डायरेक्शन में पढ़ने के लिए चीज होती है। आप देखिए जलवायु भी देखने को मिलती है आपको, इस तरह देखिए जलवायु देखने को मिलती है। ग्रीन, कमी, ब्राउन देखने को मिलती है, अलग अलग डायरेक्शन में कलर कलर रहती है। ये चीज देखिए, कहीं रेड होगा, कहीं ग्रीन होगा, तो अलग अलग आपको जहां बारिश की मौसम, ये चीज देखने को मिलती है। हमारा क्या है, क्लाइमेटिक ना, ये देखिए जलवायु देखने को मिलती है। उसके बाद हमें विवरण देखने को मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलता है, मैप देखने को मिलती है, जनसंख्या मिलती है। जनसंख्या में देखने को मिलता है आपको, जनसंख्या की आबादी देखने को मिलती है। आपको दिखाते हैं जनसंख्या की आबादी। ये देखिए जनसंख्या आबादी देखने को मिलती है। जहां डार्क होगा वहां ज्यादा जनसंख्या होगी, जहां कम होगा वहां कम जनसंख्या होगी। ये चीजें देखने को मिलती है। उसके बाद भूगर्भी है, भूगर्भी में देखने को मिलता है, आप देखिए ध्यान से, ये भूगर्भी, भूगर्भी में देखने को मिलता है आपको अंदर की भूमि कैसी है, ज्वालामुखी कैसे है, ढक्कन, जैसे ढक्कन की चट्टान होती है, आपको आपको बहुत सारी चट्टानें होती हैं, पर्वतें होती हैं, तो उसके अंदर पर्वत में मिट्टियां किस तरह होती है, ये देखने की मिलती है, हम आपको देखने को मिलता है। ये चीजें ध्यान से देखिए। आगे चलते हैं, देखते हैं ब्रह्मांड, यूनिवर्स। हम देखते हैं ब्रह्मांड कैसे बना। आपने कभी विचार किया ही होगा कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो आइए जानते हैं ब्रह्मांड कैसे। यूनिवर्स, यूनिवर्स किसे बोलते हैं, अस्तित्वमान द्रव्य, द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, मतलब अस्तित्वमान अनंत द्रव्य हो जहां ऊर्जा हो, मतलब पानी बहुत, समुद्र किसे बोलते हैं, जहां बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हो उसे हम समुद्र बोलते हैं। उस तरह बहुत ज्यादा द्रव्य हो और क्या ऊर्जा हो का सम्मिलित रूप हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड बोलते हैं। ब्रह्मांड क्या बोलते हैं, ब्रह्मांड के बारे में यूनिवर्स क्या बोलते हैं, जहां बहुत ज्यादा द्रव्य हो और ऊर्जा हो, बहुत अनंत ज्यादा हो, तो ये चीज हो। कहने का मतलब है, अब ब्रह्मांड की उत्पत्ति के सिद्धांत, थ्योरी, भूवेताओं ने अनेक थ्योरी दिया, बोला ब्रह्मांड कैसे बना है। आपको देखोगे 18th सेंचुरी और आपको देखो मिलेगा 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, इसमें बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट, भूवेताओं देखने को मिलते हैं, जिसमें उनके अंदर आपके और हमारे तरह एक अंदर से चूल मची रहती है। उन्हें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, ब्रह्मांड में सृष्टि क्या हो, अपनी अपनी मत देने लगे, थ्योरी देने लगे। जब आपको टेलीस्कोप बना 1600 में, तो 1600 में देखने के बाद उसे ब्रह्मांड में उन्हें कल्पना करने की, ब्रह्मांड में तारे कैसे बनेंगे, विचार किए होंगे, तो अपनी अपनी मत दिए। इससे मत देने के बाद उन्होंने क्या तर्क संगत नहीं दिया है। आज कहीं न कहीं 40%, 30%, और किसी को आज भी पता नहीं है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। किसी के सिद्धांत है और किसी की थ्योरी है जो आज पता चलती है ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे है। तो हमें बोलते हैं कुछ ब्रह्मांडों की उत्पत्ति के बारे में, कुछ सिद्धांतों के बारे में जानते हैं, प्रवर्तक के बारे में जानते हैं और भूवेताओं के बारे में जानते हैं। देखते हैं आधुनिक सिद्धांत किसने दिया। आधुनिक सिद्धांत एडविन हब्बल ने दिया। बहुत बड़े भूवेता थे जो ब्रह्मांड खगोल को जानने की कोशिश किए। एडविन हब्बल, हब्बल ने जब दूरबीन से देखा तो विचार किया कि ब्रह्मांड कैसे बना। तो उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड कैसा है, ब्रह्मांड क्या है, धीमे धीमे विस्तार बढ़ रहा है, ब्रह्मांड छोटा नहीं है, धीमे धीमे विस्तार बढ़ रहा है। ब्रह्मांड का देखा, उन्होंने पता किया ब्रह्मांड धीमे धीमे उसकी गति चौड़ी होती जा रही है, फैलती जा रही है चीजें। ये नहीं कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, उन्होंने ये किया, बोला उन्हीं के अनुसार, एडविन हब्बल के अनुसार, हब्बल के अनुसार ही एक महाविस्फोटक सिद्धांत डाला, उन्हीं के शिष्य के द्वारा डाला गया, उन्हीं के सिद्धांत बजा, जिसका नाम था जॉर्जेस लेम्त्रे। लेम्त्रे क्या सिद्धांत देते हैं, 1927 में देते हैं हम लोग, और 27 में देते हैं। अब देखते हैं वो क्या करते हैं, बेल्जियम के होते हैं। बेल्जियम में क्या बोलते हैं, महाविस्फोटक सिद्धांत का नाम देते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, विस्फोट के माध्यम से हुआ। इसके बारे में इसी क्लास में हम जानेंगे आगे। उसके बाद हम देखते हैं स्थिर अवस्था सिद्धांत। बोला, उन्होंने बोला
किसने बोला? थॉमस गोल्ड और हरमन ने बोला। हरमन और थर्मन गोल्ड ने बोला 1948 में। 1948 में उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने लेमतेयर और हब्बल के सिद्धांतों को उन्होंने प्रतिपादित न करके उन्हें रोक लगा दिया। बोला कि नहीं, ब्रह्मांड विस्फोट के माध्यम से नहीं हुआ, न ब्रह्मांड फैल रहा है, न ब्रह्मांड कभी बना था। उनका कहना न ब्रह्मांड आदि है, न ब्रह्मांड कभी खत्म होगा। इनका सिद्धांत है किसने? अब बोला थॉमस गोल्ड, ठीक ना, और हरमन से बोला। और दोलनमान सिद्धांत, दोलनमान सिद्धांत क्या रहा? इन्होंने क्या किया, ये इनका नाम था डॉक्टर एलन सेंडेज। सेंडेज ने क्या किया कि जॉर्ज लेमेत्रे के सिद्धांतों पर प्रतिपादित किया। उन्होंने बोला, एक चीज बोला उन्होंने, ध्यान से देखिए, किसने बोला? एलन, डॉक्टर एलन बोलते हैं कि ब्रह्मांड कैसे बना, तो बोलते हैं 120 अरब पूर्व क्या हुआ? ब्रह्मांड हुआ, एक विस्फोट के माध्यम से हुआ। क्या हुआ? विस्फोट के माध्यम से हुआ, ब्रह्मांड बना। ये उनका सिद्धांत था। अब बोलते हैं कि दूसरी चीज बोलते हैं कि 290 अरब वर्ष बाद क्या हो जाएगा? ब्रह्मांड संकुचन होगा, गुरुत्वाकर्षण के कारण। बोलते हैं कि ब्रह्मांड क्या हुआ? विस्फोट की वजह से हुआ, फैला, विस्फोट की वजह से फैला। कौन बोलता है? डॉक्टर एलन बोलते हैं। और बोलते हैं कि आप 290 अरब साल बाद क्या, अगर ब्रह्मांड क्या करेंगे? संकुचन होगा, ब्रह्मांड एक ही में समाहित हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ये चीजें। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया किसे? लेमेत्रे को दिया गया। लेमेत्रे को दिया गया क्योंकि लेमेत्रे का सिद्धांत 1900 आपको देखने मिलता है 1965 में, जब माइक्रो सैटेलाइट के द्वारा स्कोप बनती है, तो उनका सिद्धांत उनके रूप में आगे जाकर बढ़ जाती है। ये चीजें देखने मिलती है। आइए समझते हैं, आइए समझिए। आप देखिए, रिसर्च हमारा क्या है कि जो आज वर्तमान देखने मिलते हैं, कहीं ना कहीं मुख्यालय होगा। आज भी हमें आपको खगोल वेताओं देखने को मिलेंगे। आपको वो वेताओं कहाँ रहते हैं, उनकी ऑफिस क्या है, तो आप देखोगे इंटरनेशनल ऑफिस देखने को मिलती है हमें। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल्स यूनियन देखने मिलती है पेरिस में, देखने फ्रांस के कैपिटल पेरिस में देखने को मिलती है। क्या नाम है? IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल्स, वहां पे देखने मिलती है। नासा भी इसका रिसर्च करता है, लेकिन ये किया। सेंट्रल अब क्या मिलता है हमें? देखिए ये चीजें हमें क्या मिलता है। और इंडिया कहाँ है? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में AIIA है, जिस इंडियन इंडस्ट्री एस्ट्रोफिजिकल। कहाँ? याद रखिएगा, AIIA, इंडियन, आपको इंडियन इंस्टीट्यूट एस्ट्रोफिजिक्स। कहाँ है हमारा? बेंगलुरु में है। बेंगलुरु में आप देखने मिलेगा। बेंगलुरु के बाद आपको देखने मिलेगी कि यह रिसर्च सेंटर एक और बनाया गया। कहाँ? लद्दाख में बनाया गया। लद्दाख से देखा जाता है ब्रह्मांड को स्कोप, टेलीस्कोप के द्वारा देखा जाता है, जो माइक्रोवेव के द्वारा बनी है। ये चीजें तरंगों के द्वारा बनी है। ये चीजें ध्यान देखिए। और ध्यान आगे देखते हैं। हमने बोला कि महाविस्फोट सिद्धांत सबसे ज्यादा प्रचलित रहा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दिया गया। तो महाविस्फोट सिद्धांत के बारे में पढ़ना जरूरी है। महाविस्फोट सिद्धांत पढ़ लेंगे तो ब्रह्मांड कैसे बना, उसके बाद गैलेक्सी कैसे बना, उसके बाद पृथ्वी कैसे बना, उसके बाद अर्थ कैसे बना, अब उसके बाद अर्थ के बाद हमारे प्लेट कैसे बने, जिसे हम देखते हैं कि महाद्वीप पे कैसे बना, समुद्र कैसे बना, अब महाद्वीप पर कंट्री कैसे बनी, ये चीजें। तब हम कंट्री के बाद देखेंगे कि हम 195 कंट्री के बारे में ऑकलैंड डिटेल पढ़ने की कोशिश करेंगे। हिस्ट्री, आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मैप के द्वारा, मैपोलॉजी के द्वारा जानेंगे ये चीजें। आइए समझते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत को इंग्लिश में बोला जाता है बिग बैंग थ्योरी। किसने दिया था आपको? जॉर्ज लेमेत्रे। जॉर्ज लेमेत्रे कौन थे? खगोलीय थे, अब पादरी थे। क्या थे? पादरी। पादरी का मतलब होता है चर्च के क्या? पुजारी। पादरी थे और हमारा खगोलीय वेता थे, जिसको कहाँ कहते हैं? बेल्जियम।
बेल्जियम का आप देखने मिलते आपको मिलेगा, यूरोप की एक कंट्री है। जब आपको मैपोलॉजी के बारे में पढ़ाएंगे तो उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगी। ये चीज ध्यान दीजिए। आपको ध्यान दीजिए कि जॉर्ज जॉर्ज लेमेत्रे, लेमेत्रे क्या बोलते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है। बोलते हैं ब्रह्मांड क्या था, 13 दशमलव, बोलते हैं 13.7 अरब वर्ष पूर्व का, बोलते हैं अरब वर्ष पूर्व की बात बोलते हैं वो। ध्यान देखिए, अरब वर्ष पूर्व क्या था, ब्रह्मांड एक ना चाणक्य के समान था, जिस तरह था। ध्यान देखिए, ब्रह्मांड इस तरह थी, एक बिंदु था। क्या था, एक बिंदु था। अब बिंदु में आपको बोला जाए, बिंदु में ये बिंदु सूक्ष्म थी, इसका आयतन बहुत छोटा था, लेकिन इसमें ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। क्या थी, ऊर्जा बहुत ज्यादा थी। अब उन्होंने बोला ऊर्जा बहुत ज्यादा थी, इसमें बहुत ज्यादा ऊर्जा भरी हुई थी, और इसमें गुरुत्वाकर्षण ऑटोमेटिक आपको आसपास की चीजों खींच रही थी। ये चीज उन्होंने बोला। घनत्व बहुत, तापमान और घनत्व बहुत अनंत था, घनत्व बहुत ज्यादा था और आयतन बहुत था। मतलब आयतन बहुत सूक्ष्म कहने का तात्पर्य कि बहुत छोटा था, इतनी छोटी थी, लेकिन में एक घनत्व बहुत ज्यादा था। हमने देखा कि ब्रह्मांड के सिद्धांतों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसे दिया गया था, आपको महाविस्फोटक सिद्धांत को, जिसका प्रवर्तक के रूप में देखते हैं बेल्जियम के खगोलीय एवं पादरी जॉर्ज लेमेत्रे थे। लेमेत्रे को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया, कब दिया गया, 1965 में, जब माइक्रो टेलीस्कोप बनाया गया तो ब्रह्मांड को देखा गया, उनके सिद्धांत को जाना गया। उनके सिद्धांत में उनकी थ्योरी क्या थी, तो उन्होंने बोला थ्योरी में, उन्होंने थ्योरी बोला कि ब्रह्मांड क्या था, बहुत सूक्ष्म था, बहुत ज्यादा छोटा था ब्रह्मांड। और इसमें क्या था, आयतन बहुत सूक्ष्म थी, लेकिन इसका घनत्व बहुत अधिक था, घनत्व बहुत अधिक था, और तापमान इसमें बहुत अधिक था, बहुत ज्यादा तापमान। अब लगभग आपको इतना समझिए कि सूर्य का तापमान ऊपर बोला जाता है उसके ऊपर 6000 डिग्री सेल्सियस, उससे ज्यादा, लगभग लगभग आपको मिलियन से ज्यादा उसकी टेम्परेचर थी। अब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, बोलते बिंदु का कारक था। इसमें क्या हुआ, अचानक गुरुत्वाकर्षण ऑटोमेटिक अपने में दबाव के कारण कैसे क्या हुआ, अचानक विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद अनेक गैलेक्सियां, हजारों करोड़ों गैलेक्सियां बनी, सूर्य बने, हमारा चंद्रमा बना, पृथ्वी बनी, हमारा सोलर सिस्टम बना, नेबुला बना। ये चीज के लिए देखने मिलती है, ये चीज है। हमारे ध्यान से देखिए, इन्होंने बोला क्या, इस तरह ये विस्फोट हुआ। विस्फोट होने के बाद क्या हुआ, ये विस्फोट हुआ जिसमें हमारा छोटी छोटी क्या हुई, या गैलेक्सी बनी, गैलेक्सी का विस्तार होते गया, चौड़ी होती गई, ये क्या हो गया, हमारा अनेक ब्रह्मांड का उत्पन्न हो गया। ये चीजें अब देखिए, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए, क्या हुआ। ये रहा हमारा द बिग बैंग थ्योरी, 30.7 बिलियन वर्ष आफ्टर की बात बताता है। ये बोलता है क्या, हमें ध्यान देखिए कि इस तरह क्या था, एक बिंदु था। अब देखिए इसमें क्या था, बिंदु था। आप इतना ध्यान से देखोगे, इस तरह मटेरियल इसमें भरी हुई थी, ये इस तरह था, इसमें ऊर्जा थी। क्या था, ऊर्जा था। इस तरह देखिए, आपको देखने को मिलेगी, इस तरह ऊर्जा था। तो इसने क्या किया, ये थ्योरी बताया, किसने, आपको लेमेत्रे बोलते हैं, लेमेत्रे बोलते हैं, ये थ्योरी बताया उन्होंने। जब यह बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है, जब एक बिंदु का आकार में था 13.7 अरब वर्ष पूर्व, ये एक बिंदु का आकार करता है। बिंदु आकार का मतलब ये चीज हम देखने को मिलेगा, ये चीज है, चाहे ये चीज बोलो, आप ये ध्यान दो, ये बिंदु का अंदर काला था, इस तरह अगर काला था डॉट के लिए हम आपको ये बनाया, ये इस तरह से ध्यान देखिए, ये बिंदु आकार था। अब बिंदु का आकार होने का कारण क्या था, इसमें उन्होंने लेमेत्रे बोलते हैं कि इसमें अनेक ब्रह्मांड, गैलेक्सी, ऊर्जा तत्व बहुत ज्यादा भरी हुई थी। हाइड्रोजन आपको आपको मिलेगी, यहाँ पे देखने पार्टिकल्स देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन देखने को मिलेगी, बहुत सारी चीजें ऊर्जा भरी हुई थी। उन्होंने बोला थी ये चीज भरी हुई थी, उन्हें किसी को पता नहीं है थ्योरी के बाद। और जिसमें ये था, एक बिंदु का आकार का था, एक चाणक्य आकार का था। चाणक्य आकार का क्या था, जैसे हम चाणक्य आकार बोले थे, रेंगुलरिटी, रेंगुलरिटी, इससे जब हम विस्फोट हुआ, ध्यान रखिए, ये बिंदु का आकार का था, जिसे हम बोले रेंगुलरिटी। रेंगुलरिटी का मतलब मत समझिए ध्यान से, ये ये बिंदु के आकार का था, रेंगुलरिटी। जब ये विस्फोट हुआ, लगभग 10.5 अरब वर्ष विस्फोट हुआ।
देखिए आपको क्या महाविस्फोटक हुआ अत्यधिक, उन्होंने क्या किया, बिग बेस थ्योरी आपको समझ आ गया होगा कि उन्होंने क्या किया, एक मटर के दाने के समान था, क्या किया, अचानक क्या हुआ, उसमें गुरुत्वाकर्षण अधिक होने के कारण जब वो चानावस्था में था उससे बोला गया, आपको क्या सिंगुलरिटी बोला गया, जब चानावस्था में था सिंगुलरिटी बोला गया, सिंगुलरिटी क्या किया, ज्यादा गुरुत्वाकर्षण का विस्फोट हुआ, महाविस्फोट हुआ। कब हुआ महाविस्फोट, 10.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ, जिससे अत्यधिक गुरुत्वा बल और जिस सिंगुलरिटी के कारण क्या हुआ, महाविस्फोट हुआ। महाविस्फोट के कारण क्या हुआ, यूनिवर्स बना हमारा, ब्रह्मांड बना, गैलेक्सी बना, सोलर सिस्टम बना और नेबुला बना। नेबुला किसे बोलते हैं, नेबुला का मतलब होता है कि हमारा ब्रह्मांड का, ठीक ना, ब्रह्मांड की क्या बनती है कि धुंधला, ठीक ना, धुंधला क्या बनती है, आकाश बनता है, धुंधली कलर की आकाश, कोहरे वाली आकाश बनती है, ठीक है, ये चीजें ध्यान दीजिए। स्टार बने हमारा सन जिसे बोलते हैं, प्लेनेट बना हमारा, एस्टेरॉइड बना, इस तरह के एस्टेरॉइड्स देखने को मिलती है। देखना, अब महाविस्फोटक के सिद्धांत के बाद हमें क्या उत्पन्न हुई, ब्रह्मांड उत्पन्न क्या होगी, इस तरह का महाविस्फोट सिद्धांत हुआ तो हमें देखने को मिला क्या, ब्रह्मांड में देखने को मिला, ये चित्र ध्यान देखिए, इस तरह देखने को मिला क्या कि ये विस्फोट होने के बाद हमें देखने को मिला कि गैलेक्सी है जो हमारी, उसमें क्या क्या देखने को मिला, तो समय देखने को मिला, स्थान देखने को मिला, वस्तु देखने को मिली। वस्तु के साथ हमें क्या देखने को मिला, ध्यान देखिए, वस्तु के साथ हमें देखने को मिला आपको हाइड्रोजन, हाइड्रोजन देखने मिला, हीलियम का उत्पन्न हुआ। महाविस्फोट के बाद हमें जो क्या क्या बना, यूनिवर्स बना, गैलेक्सी बना, सोलर सिस्टम, नेबुला बना, सन बने, प्लेनेट बने, सोलर सिस्टम बना, जितनी चीजें हमारा पृथ्वी बनी, ये चीजें। और उसके बाद हमें क्या देखने मिला, क्या और चीज बनी, समय बना, स्थान बना, वस्तु बने, पदार्थ जिसे पदार्थ बोलते हैं, जिसमें हम हर चीज, ये पेन भी एक पदार्थ है, मटेरियल है। अब मटेरियल कैसे बना, इसका देन बिग बेस थ्योरी के रूप में जाना जाता है। अब क्या बोला, इलेक्ट्रॉन, ठीक ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्या बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना, हमारे देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बना, हाइड्रोजन बनी, हीलियम बनी, ये चीज बना, समय बना, जो समय हम देखते हैं निर्धारण करते हैं वो बना, ये चीजें। अब मटेरियल बना, मटेरियल हम कैसे बनते हैं, अब मटेरियल होता क्या, इसमें आप कैसे बना होगा, आपके अंदर कल्पना सोचिए कि पेन में, ये पेन कैसे, वस्तु कैसे बना होगा। हम तो अगर किसी चीज को बोलेंगे तो जैसे आपको शरबत कैसे बना, तो पानी के द्वारा हम नींबू मिलाया, नींबू में शक्कर मिला के उसे शरबत बना दिए। किसी चीज को हम समझेंगे तो क्या ऐसे बना है, तो वो चीज को हम विवरण कर सकते हैं, बता सकते हैं आपको। लेकिन आप समझो पदार्थ, ये पेन कैसे बना, मशीन होगी, मशीन के बाद प्लास्टिक यूज हुआ होगा, इंक यूज हुआ उसमें, इस तरह का ये मार्कर कैसे यूज हुआ, कैसे आपको पता चल गया। लेकिन आपको समझो पदार्थ जो हमारा मटेरियल है, जिसे मैटर बोलते हैं, ठीक ना, मैटर कैसे बना, मैटर मतलब पदार्थ कैसे बना, तो पदार्थ के रूप में जानने के लिए पहले, सबसे पहले जानना जरूरी है कि हाइड्रोजन। अब ध्यान दीजिए, हमारा पदार्थ बना, पदार्थ का आप समझते हो 4 अवस्था होती है, एक होता है हमारा गैस जिसे बोलते हैं द्रव्य, और हमारा होता है प्लाज्मा। द्रव्य कितने तरह की होती है, पदार्थ की कितने होती है, हमारी 4 अवस्था होती है, अब ठोस, द्रव, हमारा गैस, और होती है हमारा प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होती है, प्लाज्मा समझिए कि गुड़, कभी आप देख रहे जैगरी को देखते हुए, कभी पिघलाते हुए देखे हुए, तो जैगरी क्या होती है, हमेशा एक चिपचिपाहापन के लिए हो जाता है, चिप 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 टाइप हो जाती है, तो उसी को हम जैगरी को ही, गुड़ को ही हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा अवस्था। जब हाइड्रोजन का हीलियम संलयन होता है तो तारा बनता है, तारा प्लाज्मा में बनता है। जब प्लाज्मा ठंडा होता है, गुड़ ठंडा हो जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। मतलब कहने का मतलब आपको समझिए कि द्रव, आपको समझिए द्रव और हमारा ठोस का मिश्रण रूप को क्या कहते हैं, हम प्लाज्मा बोलते हैं। ये चीजें प्लाज्मा बोलते हैं, ध्यान दीजिए, सूरज में प्लाज्मा, ये चीज ध्यान दीजिए, हमारे तारा में प्लाज्मा बनती है, हमारे हमारे समझिए ज्वालामुखी के अंदर रहने वाली चीज प्लाज्मा की अवस्था में रहती है, इस तरह की ध्यान दीजिए। अब क्या अगर परमाणु हमारा क्या बनता है, ध्यान देखिए, पदार्थ, पदार्थ कैसे बनते हैं, पदार्थ बना होगा तो कैसे बना होगा, बोलते हैं पदार्थ बनता है कैसे, ध्यान देखिए ये चीजें। अब उससे पहले पदार्थ बनता है कैसे, हमारा बनता है परमाणु से, एटम, दुनिया का सबसे छोटा चीज एटम है, परमाणु है। अब परमाणु से भी छोटा देखने को मिलेगी उप परमाणु, देखने को मिलेगी, क्या मिलेगी, उप परमाणु, उप परमाणु क्या देखने को, उप परमाणु। उप परमाणु क्या होती है, इसमें होता है इलेक्ट्रॉन,
इसमें होता है प्रोटॉन, इसमें होता है न्यूट्रॉन। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन देखने को मिलेगी, ये चीजें देखिए, ये देखिए हमारा क्या, ये हो गया इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गया, ये चीज हो गया, ये परमाणु हो गया। जब दो दो, अब ध्यान दीजिए ये एलिमेंट्स हो गया, जब इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इसके संयोजन होता है, जब दो या दो से अधिक होता है तो हमें क्या बनता है, परमाणु बनता है, एटम बनता है। एटम बनने के बाद क्या होता है, एटम्स बनने के बाद आप समझिए क्या बनता है, एटम। एटम इस तरह बनती है, ध्यान देखिए, संयोजन के बाद एटम बन जाती है। एटम के बाद हमें क्या देखने को मिलता है, ध्यान देखिए, एटम के बाद क्या मिलता है हमें, देखने के अणु देखने को मिलता है। अणु कैसे बनता है, जब परमाणु का संयोजन होता है, दो या दो से अधिक परमाणु बनता है, अणु बनता है। अणु को हम बोलते हैं पदार्थ का सूक्ष्म रूप। किसी भी चीज का आप देखोगे तो आप कहने का एक नाखून हो गया, अब नाखून की एक छोटा सा कंकड़, छोटी टुकड़े को हम क्या बोलेंगे, अणु बोलेंगे। और बहुत सारे अणु मिलके क्या बनता है हमारा, ठीक ना, पदार्थ बनता है, मैटर बनता है। मैटर क्या होता है, ये चीज समझिए, ध्यान दीजिए, मैटर होता बनता है, ठीक है ना, ये चीजें आप ध्यान समझ गए। परमाणु कैसे, पदार्थ कैसे बना, हमारा पेन कैसे बना, पेन तो हम समझते हैं आपको प्लास्टिक से बनी हुई ये चीज, इसमें ही बना हुआ, जो भी मटेरियल यूज हुई है ये चीजें समझते हैं हम लोग। इसमें आप समझते हैं पदार्थ कैसे बना है, तो ये चीज पदार्थ के बनने के लिए उससे पहले उप परमाणु थे, परमाणु में कन्वर्ट हुआ, परमाणु किस में कन्वर्ट हुआ, अणु में कन्वर्ट हुआ, अणु में कितना पदार्थ हुआ, ये चीज बोलता है। ये चीज ध्यान दे दो, ये हमारा ये होगा पार्टिकल्स हो गए, पार्टिकल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो गए, इसके संयोजन से क्या बनता है हमारा, बनता है, ठीक है ना, परमाणु बनता है। दो से अधिक उप परमाणु से संयोजन से हमारा क्या बनता है, जिसमें बोलते हैं हमारा परमाणु बनता है। अब परमाणु कैसे बनता है, परमाणु के संयोजन से क्या बनता है, हमारा पदार्थ का छोटा रूप होता है, उप परमाणु होता है, उसके बाद हमारा क्या बनता है, परमाणु बनता है, संयोजन से, परमाणु के संयोजन से अणु बनता है, अणु पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है। ये चीज हमारा ध्यान से देखिए, ये चीजें आप ध्यान से देखिए, दो चीज है। हमने क्या बोला कि ये भी तो हमारा परमाणु है, हाइड्रोजन भी तो है, क्या ये भी एक पदार्थ है, ये ध्यान दीजिए पदार्थ है। ये ठोस अवस्था में हो सकती है, ये गैसीय अवस्था में हो सकती है, ये चीजें तरल अवस्था में हो सकती है। ध्यान देखिए इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एक होता है, पता नहीं होता, एक होता है। तो ये क्या होता है, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के संयोजन से भी हाइड्रोजन बनता है। हाइड्रोजन के संलयन द्वारा क्या बनता है, हमारा हीलियम बनता है। जब हाइड्रोजन हीलियम में संलयन हो जाता है, उसके दबाव की घर्षण के कारण क्या होता है, आग पकड़ लेती है, यूं आग पकड़ लेती है, वो जलने लगती है, जिसमें क्या होता है, तारा बन जाता है, हमारा क्या होता है, तारा बनता है, स्टार बन जाता है। इसके बारे में हम जियोग्राफी में बहुत ज्यादा डिटेल तरीके से समझाएंगे आपको, ये चीज ध्यान दीजिए। अब क्या बोलता है, जो महाविस्फोट हुआ है, महाविस्फोट को कैसे कूटनीति के द्वारा समझाया गया, कैसे प्रतिपादित किया, कैसे समझाया गया, तो बोला गया समझाने के लिए बिग बैंग थ्योरी को पृष्ठभूमि की गई। क्या गया, 2001 में नासा ने द्वारा एक सैटेलाइट छोड़ा जाता है आसमान में। वो क्या होता है, बनी रहती है कैसे, माइक्रोवेव द्वारा बनी रहती है, माइक्रोवेव द्वारा। ये नॉर्मल सैटेलाइट नहीं है जो आसमान को देखता है, हम तो चांद को देखते हैं। अगर नॉर्मल सैटेलाइट से हम देखेंगे तो ब्रह्मांड दिखेंगे नहीं, वो तो अंधेरा दिखेगा। लेकिन आपको क्या बोल रहे हैं, जब हम देखते हैं तो आपको क्या होता है, इस साइड हमें धुंधला धुंधला नेबुला दिखने को मिलती है, ये कोहरा दिखने को मिलता है, बादल, समझते हो, जो जिस तरह हम आज बादल देखने को मिलते हैं, नेबुला का मतलब होता है बादल, आसमान में बादल देखने को मिलती है हमें। और क्या मिलती है, वो बादल क्या होती है, संघनन के कारण, संकुचन के कारण क्या होती है, ताराओं में कन्वर्ट होती है, वही सोलर सिस्टम बनती है। ये चीज ध्यान दीजिए, ये हमें देखने को मिलती है। माइक्रोवेव जब आप सैटेलाइट छोड़ा गया, उस सैटेलाइट के नासा द्वारा छोड़ा गया, दो जगह उसे बोला था डब्लू मैप। डब्लू मैप को होता है मिल्किनी सन्स एंड माइक्रोवेव एनिसोट्रॉपी वेब प्रोब, ये सैटेलाइट था। ये चीज ध्यान दीजिए, 2001 में छोड़ा गया और 2010 तक रहा, वो कार्य रहा, ब्रह्मांड का फोटो खींचा। उसमें उसने देखा क्या, उसने देखा, पृष्ठभूमि किया, सीएमबी नाम दिया उन्होंने। क्या किया, सीएमबी क्या होता है, जब ब्रह्मांड बना था, ब्रह्मांड में बना था तो एक तरंग उत्पन्न हुआ था, एक वेब क्या होता है, एक तरंग हुआ था, ये तरंग हुआ था सीएमबी, इसे बोलते हैं वेब, इस तरह वेब चलने वाली, ठीक ना, वेब जिसे बोलते हैं, यहाँ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ठीक ना,
मैग्नेटिव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिव था जिसमें हम वेव था माइक्रोवेव। जो माइक्रोवेव आज भी देखते हैं कि हम जब हीटर गर्म करते हैं क्या होता है, लाइट से हम क्या करते हैं माइक्रोवेव में कन्वर्ट करते हैं। जो तरंगे होती हैं गर्म होती हैं, जो आने वाली हमें तरंगे दिखती हैं गर्म तरंगे रहती हैं। ये क्या उन्होंने क्या किया, जब सैटेलाइट जब छोड़ा उन्होंने, तो वो क्या किया उन्होंने माइक्रोवेव छोड़ा, तो माइक्रोवेव से जो माइक्रोवेव आ रही थी CMB आ रही थी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए CMB आ रही थी, तो CMB सूरज की तरफ आती है, सूरज के जहां पे हीटिंग हो तो सूरज की तरफ आती है माइक्रोवेव। कहने का मतलब ध्यान से देखिए, ये हो गया सन, ये सैटेलाइट हो गया, सैटेलाइट छोड़ा। अब क्या किया, सैटेलाइट छोड़ा इन्होंने इस तरह सैटेलाइट। अब ये क्या किया, सैटेलाइट क्या किया, दूरबीन लगी रही, ये दूरबीन देखने फोटो खींचने लगी। इन्होंने क्या, सूरज, सूरज से क्या होता है माइक्रोवेव तरंगे निकलती हैं, हमें देखने को मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपको ध्यान देख ले, इलेक्ट्रो, ठीक है ना, मैग्नेटिक बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक निकलती है। तो उन्होंने बोला कि इधर से भी निकल रहा है, ठीक ना, CMB निकल रही है, इधर से भी निकल रही है, इधर से भी निकल, जब एक इधर डायरेक्शन की है तो इधर से निकल रही है, मतलब हर डायरेक्शन में क्या निकल रही थी, माइक्रोवेव निकल रही थी। तो इनका पृष्ठभूमि किया क्या, WM मैप ने पृष्ठभूमि कर दिया कि नहीं, ये कर दिया कि नहीं कि आसमान में सब जगह क्या है, माइक्रोवेव है, हमारे माइक्रोवेव तरंगे, मतलब ये तरंगे कैसे बनी है, जब हमारा बिग बैंग थ्योरी हुआ था तब ये पृष्ठभूमि कर दिया कि बिग बैंग थ्योरी के साथ ही आया, ये बिग बैंग थ्योरी से ज्यादा प्रतिपादित की ये चीज है। और हम देखेंगे CMB, CMB को बोलते हैं कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। जितना हम ब्रह्मांड में देखते हैं पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है चीजें, क्या है, माइक्रोवेव बैकग्राउंड फैली हुई है। ये चीजें ध्यान देखिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, ये चीजें ध्यान दीजिए। आगे चलते हैं, क्या किया, ये किया दूसरी पृष्ठभूमि क्या किया कि हम रिसर्च करते हैं। रिसर्च करने के लिए उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए, आपको ध्यान ध्यान से देखिए, उन्होंने क्या किया कि ना, सन, देखिए सन क्या था, एक हमारा ये है हमारा सेंट्रल फॉर द न्यूक्लियर रिसर्च, ठीक ना, सेंटर है कहाँ हमारा, देखने मिलता है ये, ठीक ना, जेनेवा में। जेनेवा में लगभग 12 किलोमीटर गड्ढा खोद दिया गया कि भूमि आपको अर्थ को कैसे जाना जाए, अंदर पृथ्वी के अंदर क्या है, रिसर्च के लिए, और पृथ्वी कैसे बनी है इसके रूप में जानने के लिए कोशिश किया गया। 30 मार्च 2010 में उसका रिसर्च किया गया। अब पृष्ठभूमि की गई कि ये चीज है, लेकिन ये सफल रहा, ज्यादा गर्म के कारण, ज्यादा जब ये गर्मी हुई तो अर्थ की यहाँ पे जाए तो क्रोड के कारण, ठीक ना, क्रोड में क्या होगा, प्लाज्मा हमारे अवस्था में, प्लाज्मा के कारण क्या होगा हमारा ये, ठीक ना, जो जानने वाली का खुदाई करने वाली मशीनें थी वो क्या की गलने लगी, पिघलने लगी, मेल्ट होने लगी। इसकी वजह से क्या हुआ, उसे आपस कर दिया गया, ये से पृष्ठभूमि नहीं हो पाई। तो क्या सर ने क्या था, रिसर्च था कि जेनेवा में गड्ढा खोद करके हम पता करें कि हमारा ब्रह्मांड और हमारा अर्थ कैसे बना है, ये चीजें ध्यान दीजिए। तो सबसे ज्यादा प्रतिपादित रूप से प्रमाणित आज भी नहीं जाना जाता है कि हमारा ब्रह्मांड कैसे बना है, लेकिन हाँ एक पृष्ठभूमि के द्वारा कि ब्रह्मांड एक बिंदु के आकार का था और जिसके कारण महाविस्फोट हुआ और अनेक गैलेक्सियां बनी, तारा बना और ये चीज बनी। ये चीज अगले क्लास में हम देखेंगे कि हमारा सौर सिस्टम कैसे बना, सोलर सिस्टम कैसे बना, हम देखेंगे कि पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी पर मानव कैसे बना और मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, ये चीज है।